Hi everyone, and in this video we will be covering the topic the impact of land reforms. The colonial period. So there are historical reasons why each region of India came to be dominated by just one or two major groups. हमने पिछले वीडियो में और in the previous topic we've also discussed about the dominant castes which are numerically important and economically and politically powerful, and why only in the regions only one or two castes are important. Why is it? So it is because we can trace the reason back in the history. ठीक है. So it is important to realize कि जो agrarian structure है it has changed enormously over time. प्री colonial से colonial period तक, colonial के बाद independence के, ये agrarian structure has seen a change. ठीक है. जो सेम डोमिनेंट कास्ट थी वो पहले कल्टिवेटिंग कास्ट भी हो सकती थी प्री कॉलोनियल पीरियड में, बट वो डायरेक्ट ओनर्स नहीं थी लैंड की. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिड यू गेट दिस पॉइंट? जो डोमिनेंट कास्ट की हम बात कर रहे हैं वो प्री कॉलोनियल पीरियड में, मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो दे वर नॉट दी डायरेक्ट ओनर्स ऑफ लैंड. तब उनके पास लैंड नहीं थी. कब? प्री कॉलोनियल पीरियड. And this is an important topic to understand because questions do come from this topic. ठीक है. Instead जो रूलिंग ग्रुप्स होते थे जैसे कि लोकल किंग्स हो गए या ज़मींदार्स हो गए. ज़मींदार्स क्या है? लैंडलॉर्ड्स हु वर ऑल्सो पॉलिटिकली पावरफुल इन देयर एरियाज एंड यूजुअली बिलोंग टू क्षत्रिय और दी अदर हाई कास्ट. दे यूज्ड टू कंट्रोल द लैंड. ठीक है. तो पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स से आने से पहले जो आपके रूलिंग ग्रुप्स होते थे, ये रूलिंग ग्रुप्स क्या होते हैं जो गवर्न करते हैं, जैसे कि आपका लोकल किंग्स हो गए इस टाइम पे. ठीक है. जो आपके ज़मींदार्स हो गए, दे यूज्ड टू ओन द लैंड, दे यूज्ड टू हैव द राइट ऑन द लैंड. एंड ये जो ज़मींदार होते थे ये लैंडलॉर्ड्स तो होते थे, मतलब दे यूज्ड टू ओन द लैंड, बट इसके साथ साथ ये पॉलिटिकली पावरफुल भी थे. अपने एरिया में दे यूज्ड टू बी पॉलिटिकली पावरफुल एज वेल. और ये जो लोग होते थे वो क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते थे, या फिर क्षत्रिय या फिर हाई कास्ट. ठीक है. अब जो पेजेंट्स या कल्टिवेटर्स होते थे हु वर्क द लैंड हैड टू हैंड ओवर अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस टू देम. तो अब लैंड तो इनकी है, ज़मींदार की है, लोकल किंग्स की है, लेकिन काम कौन करता है इसमें? काम करते हैं इसमें पीजेंट्स और कल्टिवेटर्स. और ये लोग ज़मीन पे काम करते थे और जो भी उगाते थे उसका सब्सटैंशियल प्रपोर्शन जो है इन लोकल किंग्स और ज़मींदार्स को दे देते थे. ये हमने बात करी प्री कॉलोनियल पीरियड की, मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे. लेकिन जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया तो मैनी एरियाज़ में दे यूज्ड टू रूल थ्रू दीज लोकल ज़मींदार्स. वो हर जगह जाते नहीं थे. इंस्टेड उन्होंने एक हायरार्की प्रिपेयर करी थी, मतलब ब्रिटिशर्स, फिर ये लोकल ज़मींदार्स और फिर ये पीजेंट्स और कल्टिवेटर्स. तो मतलब ब्रिटिशर्स इन पे कैसे रूल करते थे? लोकल ज़मींदार्स के थ्रू. ठीक है. इन्होंने बेसिकली प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांट कर दी थी ज़मींदार्स को, और ब्रिटिशर्स के अंदर जो ज़मींदार्स थे दे वर गिवन मोर कंट्रोल ओवर द लैंड देन दे हैड बिफोर. पहले भी कंट्रोल था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद और ज़्यादा कंट्रोल ज़मींदार्स को दे दिया गया. तो क्योंकि कॉलोनाइजर्स जो थे वो हैवी लैंड रेवेन्यू टैक्स इम्पोज करते थे एग्रीकल्चर पे, तो ज़मींदार जितना हो सकता था उतना ज़्यादा प्रोड्यूस या मनी जो है उन कल्टिवेटर्स से मांगते थे. एज अ रिज़ल्ट जो ज़मींदारी सिस्टम था इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टेगनेट हो गया, मतलब नहीं बढ़ रहा था ना घट रहा था, और डिक्लाइन भी हो गया. तो कुछ जगह स्टेगनेट हुआ, कुछ जगह डिक्लाइन हो गया इस पीरियड में. किस पीरियड में? ज़मींदारी सिस्टम के पीरियड में ऑफ द ब्रिटिश रूल. For peasants fled from oppressive landlords and frequent famines and wars decimated the population. तो अब जो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स होते थे कॉलोनियल इंडिया के, they were administered through the ज़मींदारी सिस्टम. ठीक है. कॉलोनियल इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो ज़मींदारी सिस्टम से वो लोग इनको कंट्रोल करते थे. बाकी एरियाज़ में द रूल वॉज द रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट. रैयत का मतलब होता है कल्टिवेटर इन तेलुगु,
एंड इस सिस्टम के अंदर जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स होते हैं, जो खुद लैंडलॉर्ड्स होते हैं और कल्टिवेटर्स नहीं होते, रेदर देन ज़मींदार्स, वो रिस्पॉन्सिबल थे टैक्स पे करने के लिए, और कॉलोनियल गवर्नमेंट इनसे डायरेक्टली डील करती थी फार्मर्स और लैंडलॉर्ड से, रेदर देन वो ओवरलॉर्ड्स पे जाए। या टैक्सेशन का बर्डन भी कम था इस टाइम पे, क्योंकि कल्टिवेटर्स को और इंसेंटिव मिल गया ताकि वो अपना एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे और थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रॉस्पेरस हो जाता है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था अबाउट लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनियल इंडिया में, जो आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ा होगा। बट यहाँ पे इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि हम एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो आज प्रेजेंट डे में चल रहा है उसको जान सकें। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारी जो फर्स्ट गवर्नमेंट होती है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट वाज अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो नेहरू एंड उनके जो पॉलिसी एडवाइजर्स होते हैं, दे बेसिकली एम्बार्क ऑन अ प्रोग्राम ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट which focused on agrarian reform as well as industrialization। ठीक है, तो नेहरू एंड उनके जो पॉलिसी एडवाइजर्स होते हैं वो एक प्रोग्राम ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट पे एम्बार्क करते हैं जो फोकस करता है एग्रेरियन रिफॉर्म्स में भी, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी वो फोकस करते हैं। तो ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, दे वर रिस्पॉन्डिंग टू द डिसमल एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो डिसमल एग्रीकल्चरल सिचुएशन थी, मतलब जो ख़राब एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी, उसको बेसिकली रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। एंड क्या थी वो? थी लो प्रोडक्टिविटी, मतलब हम कुछ खास ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे जितना करना चाहिए आउट ऑफ द लैंड। देन we used to import the food grains, being the country in which most of the people are involved in the agricultural sector, we still were importing the food grains, and the intense poverty, and many of the people, they were poor. Most of the people of the rural population, they were poor, so they felt कि we need a major reform agrarian structure में. Remember the definition, distribution of land holding, and especially in the land holding system and the distribution of land which was necessary if agriculture were to progress. तो उन्होंने समझा कि अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोग्रेस करना है तो we need to make a major reform agrarian structure में. agrarian structure मतलब land holding system में और distribution of land में हमें major reform लाना पड़ेगा. तो 1950s से 1970s में सीरीज़ ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज वर पास्ड नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस. तो जो पहला इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन होता है, दैट वाज द अबॉलिशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम. रिमेंबर, ज़मींदारी सिस्टम हमने अभी पढ़ा है, जिसमें द लैंडलॉर्ड्स वर ग्रांटेड प्रॉपर्टी राइट्स एंड दे वर गिवन मोर कंट्रोल ओवर द लैंड देन दे हैड बिफोर. And they used to extract as much produce or money as they could out of the cultivators, which basically led the agricultural production to stagnate or decline. तो यहाँ पे abolition होता है ज़मींदारी सिस्टम का. तो बेसिकली जो लेयर थी इंटरमीडियरीज की, who stood between the cultivators and the state, उसको हमें रिमूव करना है. ठीक है, and of all the land reform laws that were passed, this was probably the most effective one because in most areas of it succeeded, जहाँ पे हमने सुपीरियर राइट्स ले लिए थे ज़मींदार्स के एंड उनकी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी उसको कम कर दिया. डेफिनेटली दिस शुड नॉट हैपन विदाउट अ स्ट्रगल, बट अल्टीमेटली हम क्या चाहते थे कि जो एक्चुअल लैंड होल्डर्स हैं, जिनकी लैंड एक्चुअली में है, जो एक्चुअली में लैंड कल्टिवेट कर रहे लोकल लेवल पे, हम उनकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करें. नेक्स्ट जो लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज द टेनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट्स. तो बेसिकली यहाँ पे द अटेम्प्ट वाज टू आउटलॉ टेनेंसी ऑल टुगेदर और टू रेगुलेट रैंड्स टू गिव सम सिक्योरिटी टू द टेनेंट्स. मतलब टेनेंट्स क्या होती थी? बेसिकली दोज यूज्ड टू लीज द लैंड फॉर कल्टिवेशन. तो यहाँ पे टेनेंसी अबॉलिशन या रेगुलेशन एक्ट की बात की जा रही है. तो आप टेनेंसी बिल्कुल हटाई दो या फिर आप रेंट्स को रेगुलेट करो ताकि टेनेंट्स को कुछ सिक्योरिटी मिल सके. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये लॉज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बट जैसे जो स्टेट्स हो गए लाइक वेस्ट बंगाल, केरला, वहाँ पे रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी एग्रेरियन स्ट्रक्चर की, जहाँ पर टेनेंट्स को लैंड राइट्स मिल गए थे बिकॉज ऑफ दिस रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग. यू नीड टू रिमेंबर द स्टेट्स वेस्ट बंगाल एंड केरला.
जो थर्ड कैटेगरी थी लैंड रिफॉर्म्स की वाज द लैंड सीलिंग एक्ट्स। नाउ इसमें क्या होता था बेसिकली, ये जो लॉ था एक अपर लिमिट लगा देता था ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर फैमिली। फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर फैमिली मैक्सिमम इतना ही लैंड ओन कर सकता है, इससे ज़्यादा लैंड ओन नहीं कर सकते। और ये मैक्सिमम ये जो लिमिट है दिस यूज टू वेरी फ्रॉम द रीजन टू रीजन, क्योंकि कैसी लैंड है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है और बाकी सारे फैक्टर्स को देखकर हम ये सीलिंग डिसाइड करते थे। जो ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड्स होती थी उनकी सीलिंग जो होती थी वो कम होती थी, और जो अनप्रोडक्टिव लैंड होती थी उनकी लिमिट ज़्यादा होती थी। तो इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट है इट इज़ सपोज टू आइडेंटिफाई एंड टेक पोजेशन ऑफ द सरप्लस लैंड। मतलब अगर वो आपके पास सीलिंग लिमिट से ज़्यादा लैंड है तो स्टेट उसको आइडेंटिफाई करेगी और उसको ले लेगी, एंड जो लैंड स्टेट के पास आएगा वो उसको लैंडलेस फैमिलीज और हाउस होल्ड में रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में दिस एक्ट प्रूव टू बी टूथलेस, मतलब कि जैसा हमने सोचा था उसका वैसा रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे इस लॉ में काफ़ी लूप होल्स निकले, एंड जो फार्मर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज डिवाइस करी जिसके थ्रू दे यूज टू एस्केप फ्रॉम हैविंग द सरप्लस लैंड टेकन ओवर बाय द स्टेट। क्या होता था कि कुछ रीजन्स में कुछ जो रिच फार्मर्स होते थे दे यूज टू एक्चुअली डाइवोर्स देयर वाइफ, मतलब पेन पेपर पे उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, लेकिन दे यूज टू कंटिन्यू टू लिव टुगेदर। इससे क्या होता था, वो लैंड सीलिंग एक्ट्स के प्रोविज़न को अवॉइड करते थे। एंड जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसमें अनमैरिड वुमेन के पास एक शेयर हो सकता है लैंड का, बट वाइफ्स के पास नहीं हो सकता। तो उसको हम बेनामी ट्रांसफ़र बोलते हैं, दिस इज़ द लूप होल। तो जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है डेफिनेटली ये वेरी करता है अक्रॉस इंडिया, और जो प्रोग्रेस हुई है लैंड रिफॉर्म्स की दैट ऑल्सो वेरीज़। बट ऑन दी होल अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है इट हैज़ चेंज सब्सटेंशियली फ्रॉम colonial टाइम्स टू द प्रेजेंट, बट अगेन इट इज़ हाईली अनइक्वल एंड द स्ट्रक्चर पुट्स कंस्ट्रेंट्स ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो लैंड रिफॉर्म्स ज़रूरी है नॉट ओनली टू boost the agricultural growth but also to eradicate poverty in areas and bring about social justice। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ के अलावा पॉवर्टी को eradicate करना और social justice लाना, इसलिए भी लैंड रिफॉर्म्स नेसेसरी है। Now that is it for this topic and as well for this video।